वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वस्ताद लोग KDN EDU पॉइंट में मैं आपका अरशद सुमदानी। ये चैनल मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए खोला है। चलिए ज़्यादा बातों को बढ़ाए बिना मैं आपको ले चलता हूँ मुद्दों की तरफ। आज आप लोगों की क्लास होगी क्लास 10th की हिस्ट्री की पहली चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब राइज तो समझ ही रहे हो कि यार पनपना, जन्म लेना। तो नेशनलिज्म यूरोप में कैसे जन्मा, कैसे पनपा। अरे तो नेशनलिज्म समझना मांगता है कि यार नेशनलिज्म है क्या। तो कहता है कि नेशनलिज्म एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा मूवमेंट है, कहता है एक ऐसा आइडियोलॉजी है, कहता है कि यार हर देश की अपनी एक पहचान को ही नेशनलिज्म कहा जाता है। यूँ समझ लो आप, नेशनल आइडेंटिटी हर देश की को ही नेशनलिज्म कहा जाता है। तो हर देश की अपनी अपनी नेशनल आइडेंटिटी है ना। आज इंडिया की अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, अलग पॉलिटिक्स, अलग ट्रेडिशंस, अलग फ्लैग, नेशनल एंथम। यानी पाकिस्तान की सब कुछ अलग, उसका देखो उसका फ्लैग ही अलग, हमारा इंडिया का फ्लैग अलग है ना, अफगानिस्तान का फ्लैग अलग, तो यूरोप का फ्लैग अलग, सबकी अलग अलग है। तो यही नेशनल आइडेंटिटी कहलाता है नेशनलिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। हर देश का अपना रूल होता है, हर देश का अपना राज होता है, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। यूँ समझना है आपको कि नेशनल आइडेंटिटी हर देश की ही नेशनलिज्म कहलाता है। यानी जो नेशनल आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी यानी राष्ट्रीय पहचान। तो हर राष्ट्र का पहचान क्या है, उसकी लैंग्वेज है, उसकी कल्चर है, उसकी पॉलिटिक्स है, उसकी ट्रेडिशंस है, उसकी फ्लैग है, नेशनल एंथम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोग कहते हैं कि यार ये नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो है 17th सेंचुरी में जन्म लिया, अकॉर्डिंग टू हैंस कोहन, जो एक अमेरिकन और महान फिलोसफर थे। उन्होंने कहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे पनपा और यूरोप में क्यों आया। तो पहला टॉपिक हमारे पास है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द आइडिया ऑफ द नेशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। पहली चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है नेशनलिज्म समझने के बाद। ये पहला पॉइंट है हमारा, पहला टॉपिक है आपका चैप्टर का, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। कहता है कि फ्रांस में विद्रोह क्यों हुआ और उनको नेशन बनाने का, एक राष्ट्र बनाने का आइडिया कैसे आया, कहाँ से आया, और उनके दिमाग में कैसे आया कि मुझे एक राष्ट्र बनाना है। उनके दिमाग में विद्रोह फैल गया। तो कहता है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन मोनार्की के अंदर में था, यानी मोनार्च रूल चल रहा था, मोनार्की का था राज, और पूरा यूरोप बसा पड़ा था मोनार्की के अंदर, पूरा फ्रांस उसके अंदर आता था। तो जब फ्रांस मोनार्की के अंदर आया तो भैया किसी भी राजा के अंदर कोई काम करे तो खिलसा ही जाए। तो ये सारे फ्रांस के लोग जो है पूरी तरह से झुलसा गया। बोला भैया हम लोग तो ये राजा महाराजाओं के अंदर काम कर कर के जो है थक सा गए हैं, हम लोगों को जो है भैया आज़ादी दो। ये लोग है ना आज़ादी का झंडा लेकर के निकल पड़े रोडों पर, सड़कों पर, है ना, चौराहों पर, हर जगह नारेबाजी दंगेबाजी करने लगे लोग हैं। और इन लोगों ने इसी तरह से नारेबाजी दंगेबाजी हड़ताल स्ट्राइक्स कर के इन लोगों ने ना ये मतलब जीत ही लिया। पूरा फ्रांस में जो है ये एक तरह का मतलब कंट्रोल आ गया लोगों का, कॉमन लोगों का। पूरा मोनार्की को हरा दिया, पूरा राजा महाराजाओं को, सारे कॉमन पीपल लोग मिलकर के हरा दिए। कॉमन पीपल लोग जैसे हम जैसे लोग, आम लोग, दैट इज कॉल्ड कॉमन पीपल। तो इन लोगों ने मिलके हरा दिया। अब जब लोगों ने मोनार्की के पावर को हराया, राजा महाराजाओं के पावर को हराया, तो कुछ चेंजेस हुए। ये चेंजेस क्या क्या हुए हम एक एक पॉइंट देखते हैं। चेंजेस पहला हुआ था कि पावर ट्रांसफर हो गया फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल। कहता है कि यार जो राजा महाराजाओं का पावर था वो सीधे चला गया आम जनता के पास। दूसरा पॉइंट कहता है कि ब्राउट न्यू फ्लैग ऑफ ट्राई कलर। अब देखो जनता के पास सब कुछ आ ही गया तो जनता ने अपना जो है एक झंडा भी निकाल लिया,
ट्राई कलर का, ब्लू व्हाइट और रेड का, कि ये हमारा फ्रांस का झंडा है, ट्राई कलर का है। अब फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। अब फ्रेंच जो है एक नेशनल लैंग्वेज बना दिया। पता है फ्रेंच जो है उस टाइम नेशनल लैंग्वेज नहीं था, लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, एक दूसरे का लैंग्वेज समझ में नहीं आता था। तो लोगों ने कहा यार कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छा है पूरा फ्रांस में एक ही लैंग्वेज चलाओ, वो फ्रेंच लैंग्वेज चलाओ। तो फ्रेंच लैंग्वेज को इन लोगों ने ना नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया कि सबको यही बोलना है, तो यही बोलना है भैया। अब नेशनल एंथम कंपोज किया, देखो जैसे हमारे इंडिया में जन गण मन नेशनल एंथम कंपोज्ड है, उसी तरह से फ्रांस ने भी एक नेशनल एंथम कंपोज कर दिया। देखो ये चेंजेस हुए रेवोल्यूशन के बाद। जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 1789 में, ये डेज आपको याद रखना है, ये डेट्स आपको याद रखने हैं। 1789 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और उसमें इन सारे चेंजेस आए। अब पांचवा चेंजेस क्या है कि इन लोगों ने ना स्टेट जनरल इलेक्टेड किया, है ना, बाय कॉमन पीपल। देखो उस टाइम फ्रांस 3 स्टेट में बटे हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 स्टेट में बटे होने के बाद जो थर्ड स्टेट थी, ये थर्ड स्टेट जो है हमारा, जो हमारा थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट, ये थर्ड स्टेट हमारा कहता है कि इसमें कॉमन पीपल लोग बसते थे और कॉमन पीपल लोग अपना एक नेता चुनता था। वो नेता को कहा जाता था वो लोग नेता के अंदर काम करते थे। तो इन लोगों ने ना, कॉमन पीपल लोगों ने अपने स्टेट जनरल को इलेक्ट किया, यानी कॉमन पीपल लोगों ने मिलकर के सब ने एक स्टेट जनरल इलेक्ट किया। और बाद में उन लोगों ने इसको नेशनल असेंबली का नाम दिया कि ये स्टेट जनरल जो है ये नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें भैया मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लिखने में कंजूसी है, आप लोग मेरी बातों पर गौर करेंगे। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ वेर एबलाइज्ड। आपको पता है कस्टम ड्यूटीज़ क्या होता है कि यार हर व्यापारी जो व्यापारी करेगा, जो ट्रेड करेगा, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा, अपना माल बेचेगा, तो कुछ न कुछ तो कस्टम ड्यूटीज़ वाले तो पकड़ के जो है उन लोगों से टैक्स वसूली लेता था। तो इन चीज़ों को ना हटा दिया फ्रेंच के लोगों ने ना, खुल के आज़ादी करो रहे, कोई मतलब नहीं रहे, कोई कस्टम ड्यूटीज़ नहीं होगा, किसी को टैक्स नहीं देना होगा, रहे इसको हटा ही दो, अबलाइज्ड कर दो, हटा ही दो। अब 7वां पॉइंट देखो, नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मीज। देखो इन लोगों को ना हजम नहीं हुई फ्रेंच के आर्मियों को। अरे आज़ादी ले लिए, पावर ट्रांसफ़र हो गया, अब आर्मी के अंदर पावर भी आ गई, आज़ादी जब आपको मिल ही गई तो यार सुकून से लो। अब इन लोगों ने क्या किया, फ्रेंच के आर्मीज़ों ने सारे आइडिया को, नेशनलिज्म्स का आइडिया को कहा कि यार हम लोग तो आज़ाद हो गए, ये नेशनलिज्म्स का आइडिया लेकर के कि हमारा नेशन का एक अपनी पहचान हो, इस पहचान को बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी पहचान बना ली, मोनार्की को हरा दिया। तो ये आइडिया पूरे जगह फैला दो, हर जगह फैला दो नेशनलिज्म्स का आइडिया, और हर देश में फैला दो, हर राष्ट्र में फैला दो। कहो कि नेशनलिज्म्स एक ऐसा वर्ड है भैया जिसका मतलब होता है अपनी नेशन की अपनी पहचान बनाओ। तो लोग जो है इस बात को लेकर के हर जगह दंगे फसाद होने लगे। फ्रेंच आर्मियों को ये बात हजम हुई नहीं और इन लोगों ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। बहरहाल ये याद रखना है आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशंस के ये मेजर चेंजेस हुए थे 1789 के बाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कहते हैं भैया सब कुछ ढंग का चल रहा था। अब आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे एंट्री ऑफ नेपोलियन हो रहा है। जब फ्रांस में सब कुछ ढंग का चल रहा था भैया, तो ये काली जादू किसकी नज़र लग गई पता नहीं फ्रेंच वालों को। रास्ते में एक फ्रीडम की बोर्ड लगी हुई थी जिसमें डेमोक्रेसी भी लिखा हुआ था, हमने नहीं लिखा है। तो रास्ते में जब डेमोक्रेसी दिखी भैया नेपोलियन को, उन्होंने गोली से ठाए ठाए करके सारे फ्रीडम वाले यानी बोर्ड जो है, डेमोक्रेसी वाले बोर्ड जो है फ्रांस का, उन्होंने उड़ा दिया। मतलब नज़र लग गई नेपोलियन की। 1799 में एंट्री हुआ नेपोलियन का। कहाँ पे भैया? फ्रांस में। जब 1799 में एंट्री हुआ, 1799 के बाद से उन्होंने 1815 तक फ्रांस में राज किया।
अब हम लोग बात करते हैं भैया कि ये 1799 से 1815 तक इन्होंने जो राज किया, इस बीच में क्या किया? इस बीच में इन्होंने फ्रांस के लोगों के लिए कुछ किया, फ्रांस के लोगों के लिए कुछ प्रिंसिपल बनाए, फ्रांस के लोगों के लिए एक फहरिस्त बनाई, 4-5 चीज़ें लिख करके लोगों को कहा कि देखो मैं ये करने वाला हूँ। तो ये जो फहरिस्त बनाई, 4-5 जो प्रिंसिपल लोगों को बताए, 4-5 जो पॉस्टुलेट लोगों को बताए, ये 4-5 पॉस्टुलेट उसका जाना जाता है आज भी सिविल कोड के नाम से या नेपोलियन कोड के नाम से, जिसको हम लोग कहते हैं 1804। 1799 से 1815 बीच में आया 1804। इन्होंने 1804 में ये 5-6-7 प्रिंसिपल लोगों को दिए कि मैं इसके आधार पर काम करूँगा, जिसको हम लोग सिविल कोड के नाम से जाना जाते हैं। अब कहता है कि नेपोलियन की एंट्री हुई, फ्रांस को नज़र लग गई, फ्रांस के लोग अच्छे खासे भले आराम से अपनी आज़ादी वाली ज़िंदगी गुजार रहा था। तो नेपोलियन आके बोला भैया लोग चलो निकलो, बहुत हो गया तुम लोगों की आज़ादी, अब जो है फ्रांस मेरे अंदर, फ्रांस को मैं कंट्रोल करूँगा। तो बोला कौन भला नेपोलियन की तलवार के आगे आए और अपनी सर कटाए, सबने अपनी सर झुका ली, कहा कि ठीक है नेपोलियन चचा आप ही राज करो हमारे जो है फ्रांस पर। तो जो है ये गन साउंड भी आपको सुनाई दे रहा होगा, ढिचकी ढिचकू। अब हम लोग बात करते हैं कि यार ये 1804 में जो किया नेपोलियन चाचा ने, जो 1799 से 1815 तक राज किया, या 1804 में इन्होंने एक कोड जो लॉन्च किया था, जिसको हम लोग सिविल कोड के नाम से जानते हैं। एक्चुअली कोड नहीं था, इन्होंने ना 6-7 स्टेटमेंट दिए लोगों के लिए, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने भी। इन्होंने कहा कि यार मैं सबसे पहला काम करूँगा फ्रांस का, जो तुम लोगों को ना जन्मसिद्ध अधिकार दे रखा है कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, जो डॉक्टर का बेटा है वही डॉक्टर बनेगा, तो ये जो जन्मसिद्ध अधिकार है तुम लोगों का, ये सबसे पहले मैं ख़त्म करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। एक पढ़े लिखे का घर में पढ़ा लिखा ही पैदा होएगा, अरे एक गरीब इंसान को भी पढ़ने का हक है रे, सब कोई पढ़ेगा रे, बराबर होएगा रे। तो कहता है कि प्रिविलेजेस जो है, जो शहनशाही है, जो बर्थ यानी जन्म के अनुसार जो शहनशाही मिलता था लोगों को, ये जो प्रिविलेज मिलता था लोगों को, शहनशाही जो मिलता था, ये हटा दिया गया है ना, कि शहनशाही जो है हटा दो, प्रिविलेज हटा दो, है ना। अब दूसरा चीज़ उन्होंने किया, नेपोलियन ने कहा कि यार इक्वेलिटी रे, बराबर भैया, सलमान खान शाहरुख खान सब बराबर, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नज़र में ना भैया सब बराबर रहे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। तीसरी बात इन्होंने बड़ी पते की कही, उन्होंने कहा कि यार राइट टू प्रॉपर्टी, एक ज़्यादा टी हो गया है, सॉरी, राइट टू प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि यार भैया जो तुम्हारा प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी तुम्हारा ही रहेगा रे, कोई नहीं छीनेगा तुम्हारा ये प्रॉपर्टी। समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी हो सकता है, आप समझ लो, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपकी है, वो कोई छीन नहीं सकता, है ना। पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल डेटा आपका, वो आपका प्रॉपर्टी है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता रे भैया। ये नेपोलियन ने अच्छी चीज़ें कही। और फिर नेपोलियन ने एबलाइज्ड किया, है ना, एक अच्छी चीज़ें समझने को है हमारे पास, फ्यूडल सिस्टम। इन्होंने ना एबलाइज्ड किया, यानी ख़त्म किया। एबलाइज्ड का मतलब होता है ख़त्म किया फ्यूडल सिस्टम को। तो कहता है यार फ्यूडल सिस्टम है क्या यार? तो कहता है कि यार फ्यूडल सिस्टम, पहले ज़माने में क्या होता था कि ना सब लोगों को एक दूसरे के अंदर काम करना पड़ता था। पहला होता था किंग, दूसरा होता था नोबेल लोग, फिर होते थे एजुकेटेड लोग, फिर होते थे सबसे लोअर क्लास के लोग, जो हम लोग पीजांट लोग बोलते हैं ना, पीजांट लोग। तो कहता है कि यार पीजांट लोग जो है सबसे नीचे, और वो काम करते थे अपने से ऊपर वालों के लिए, यानी जो एजुकेटेड लोग होते थे उसके लिए, और वो एजुकेटेड लोग काम करते थे नोबल पर्सनों के लिए, वो नोबल पर्सन काम करते थे किंग लोगों के लिए, है ना। तो कहता है कि यार एक सिस्टम था कि गरीब लोग खटेंगा रहे पढ़े लिखे लोगों के पास, या पढ़े लिखे लोग खटेंगा रहे नोबल लोगों के पास। नोबल लोग मतलब शाही घराने वाले लोग हैं, और ये नोबल लोग खटेंगे रहे राजाओं के पास। तो राजा तो सबका राजा, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है मानहानि होता था पीजांटों का, किसानों का। किसानों को बड़ी दिक्कत आती थी, हर तरह से किसानों के ऊपर ठप्पा पड़े, हर तरह से मंदिर का घंटा किसान लोग ही बन के रहे। उधर से राजा इसको पहले तो जो है नोबेल इसको तो फिर जानते ही हो, फिर मिडिल क्लास के लोग जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं वो पीजान को ठोके।
तो किसान लोगों को बड़ी दिक्कत आती थी। तो नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने कहा कि ना ये जो फ्यूडल सिस्टम है, जो किसान इसके लिए काम करता है और वो उसके लिए काम करता है, वो उसके लिए काम करता है, ये जो सिस्टम है ना, कोई किसी के लिए काम नहीं करेगा। ये फ्यूडल सिस्टम है कि एक दूसरे के लिए काम करना, दैट इज कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम। कहता है कि यार कोई किसी के लिए काम नहीं करेगा, फ्री, आज़ाद है वो, फ्री है वो, चाहे तो कहीं पे भी काम करेगा, नहीं चाहे तो कहीं पे नहीं काम करेगा वो। ये बड़ी अच्छी चीज़ें करी उसने। अब दूसरा चीज़, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, है ना। कहता है कि किसानों को इन्होंने आज़ाद किया सर्फडम से। सर्फडम वही जो फ्यूडल सिस्टम था, उसके अंदर जब जोर जबरदस्ती काम करवाते थे पीजेंट लोगों से। तो एक इन्होंने ना, सर्फडम का मतलब होता है कि अब किसानों को जोर जबरदस्ती काम करवाना। तो ये जोर जबरदस्ती काम करवाने को इनकार करवाया हमारा सिविल कोड भैया। हमारा नेपोलियन भैया ने कहा कि यार ये कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं करेगा, कोई मारपीट नहीं होगा, पीजेंट लोग अगर काम करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, सीधा बात। अब छठी बात तो बहुत अच्छी करी उसने, कहा कि यार गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड। अब भैया ये बात समझने वाली है कि ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस है क्या। तो पहली बात ये समझो कि जो लोग ट्रेड करते, जो लोग मैन्युफैक्चर करते, मतलब बिजनेस करते, मतलब पैदावार करते, मैन्युफैक्चर करते, ये मैन्युफैक्चरिंग और जो ट्रेडिंग है, इनको ना एक देश से दूसरे देश ले जाने का जो है अधिकार था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। अपने देश में ही बेचे, अपने देश में ही मैन्युफैक्चर करे, इसी को गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस कहा जाता था। कि ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस यानी ट्रेड में रोक, मैन्युफैक्चरिंग में रोक, अपने ही देश तक सीमित रखो, हमारे देश में नहीं लाओगे, इसको गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस कहा जाता है। ये गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटाया नेपोलियन ने, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया और कहा करे भैया लोग कहीं पे भी जाके बिजनेस करो रे, कोई दिक्कत नहीं है, अरे पूरे देश में जाओ रे, पूरे देश में मेरा डंका बज रहा है। नेपोलियन का धाक देखो भैया, पूरा देश में बिजनेसमैन फैल गए, बड़े खुश बिजनेसमैन, वाओ। और जो है बड़े खुश हुए जो है मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, इन लोगों ने कहा कि यार अब सबसे अच्छी काम करी नेपोलियन ने। हाँ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी इन्होंने इम्प्रूव किया। अब तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना मांगता था भैया, इसलिए मांगता था क्योंकि इन लोगों ने तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटाए। बिजनेस करने के लिए लोगों को ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना, तो इन ट्रांसपोर्ट यानी जो सामान को कैरी करने के लिए होना चाहिए, वो तो चाहिए ना भाई, वो इम्प्रूव होना चाहिए। और कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी इम्प्रूव होना चाहिए भैया, क्या ना, एक दूसरे से बात कर रहे हो, कैसे बात करेंगे, किस तरह से बात करेंगे, एक देश से दूसरे देश किस तरह से बात करेंगे, ये सारी चीज़ों को इनने इम्प्रूव किया। अब बात ये आ जाती है कि यार सिविल कोड 1804 में इन सारी चेंजेस को जब नेपोलियन चाचा ने लाए तो पूरे फ्रांस के लोगों को लगा कि रे भैया नेपोलियन चाचा ने तो बहुत अच्छा काम किया भैया, ये हीरो एक नंबर आदमी है भैया, बड़ा एक नंबर आदमी है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया भैया। ये सिविल कोड ला के लोगों के दिल में घुस गया नेपोलियन चचा। मगर इन्हें क्या मालूम कि नेपोलियन चचा ने क्या क्या किया। इनके भी कुछ ड्रॉबैक हैं भाइयों, मेरे उस्तादों। मैं आज आपकी टॉपिक को यहीं तक रखता हूँ, सिविल कोड की कुछ ड्रॉबैक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। तब तक नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे होम।